दोस्तों, आज की कहानी ये कोई साधारण क्राइम स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके हाथ में कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने खुद ही कानून को अपने हाथों में ले लिया। ये कहानी है प्यार के झूठे वादों की, धोखे की और एक ऐसे रहस्य की जिसका सिरा एक बेइंतहा बर्बरता में खत्म हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि इंसानियत का दायरा असल में कितना संकरा हो सकता है। तो दोस्तों, बैठकर तैयार हो जाइए। दोस्तों, आज की कहानी ये कोई साधारण क्राइम स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके हाथ में कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिसने खुद ही कानून को अपने हाथों में ले लिया। ये कहानी है प्यार के झूठे वादों की, धोखे की और एक ऐसे रहस्य की जिसका सिरा एक बेइंतहा बर्बरता में खत्म हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि इंसानियत का दायरा असल में कितना संकरा हो सकता है। तो दोस्तों, बैठकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डूब कर जाएंगे कानपुर के उस कुख्यात ईशा हत्याकांड के हर पन्ने को, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से। कानपुर की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की ईशा सिंह, जिन्हें उनके मायके में प्यार से ईशा सचान बुलाया जाता था, जवान थी, जिंदगी के सपने देखती थी और इन्हीं सपनों के बीच उनकी मुलाकात होती है एक दरोगा से, ज्ञानेंद्र सिंह से। दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए, ज्ञानेंद्र सिंह की पोजीशन, वो एक पुलिस अधिकारी थे, थानेदार का पद संभाल रहे थे। यूनिफॉर्म में एक अलग ही रुतबा था और इसी रुतबे और प्यार के जाल में उन्होंने ईशा को फांस लिया, प्रेम विवाह का वादा किया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रसंग का सबसे काला पहलू क्या था? वो ये कि ज्ञानेंद्र सिंह पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी एक पत्नी थी और उनके बच्चे भी थे। ये बात उन्होंने ईशा से छुपा कर रखी थी। एक तरह से देखें तो दोस्तों, ये प्यार नहीं, एक सोची समझी साजिश की शुरुआत थी। दोस्तों, कहते हैं ना, सच छुपता नहीं। कुछ समय बाद ईशा को इस दोहरी जिंदगी का पता चल ही गया। सामने आया वो कड़वा सच कि जिस शख्स से उन्होंने प्यार किया, वो तो पहले से ही किसी और का था। दोस्तों, ईशा को ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ज्ञानेंद्र से इस बारे में सवाल किया, लेकिन जवाब में क्या मिला? मारपीट, गाली गलौज और दहेज की मांग। दोस्तों, जी हाँ, अब ज्ञानेंद्र का असली चेहरा सामने आने लगा था। झगड़े बढ़ते गए, हालात इतने खराब हो गए कि ईशा ने हिम्मत जुटाई और दहेज, उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने कानून से मदद मांगी, लेकिन दोस्तों सोचिए, आरोपी खुद पुलिस में ही था। एक तरह से ईशा ने अपनी ही लड़ाई शुरू कर दी थी और ये लड़ाई उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई साबित होने वाली थी। दोस्तों, अब हम आते हैं उस दिन पर जिसने इस पूरे मामले को एक सदमे में बदल दिया। तारीख थी 18 मई 2015। ज्ञानेंद्र सिंह ने ईशा को मनाने का नाटक किया। उनसे कहा कि चलो मुक्ता देवी के मंदिर दर्शन करने चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक औरत जिसे अपने पति से मार पड़ी हो, जिसके साथ धोखा हुआ हो, वो कितनी आसानी से मान जाती है। कि एक उम्मीद लगाकर ईशा ने भी यही उम्मीद की और ज्ञानेंद्र के साथ मंदिर चली गई। लेकिन दोस्तों, वो मंदिर नहीं गई, वो तो अपनी मौत से रूबरू होने जा रही थी। दर्शन के बाद वे लौटे नहीं। घर वालों का उनके फोन पर पहुंचना बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोस्तों, उस दिन जो हुआ उसकी कल्पना भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ दिनों बाद दोस्तों, कौशाम्बी जिले में यमुना नदी के किनारे एक महिला का शव मिला। शव तो मिल गया, लेकिन उसका सिर गायब था। पहचान करना मुश्किल था। डीएनए जांच और जांच पड़ताल के बाद पुष्टि हुई कि ये शव ईशा सिंह का ही था। दोस्तों, सोचिए कितनी क्रूरता होगी उस इंसान में जो न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या करता है, बल्कि उसका सिर इस तरह से अलग कर देता है कि वो कभी बरामद ही न हो। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या कार में ही की गई थी, गला रेत कर, और फिर शव को इस तरह से नदी के किनारे फेंक दिया गया। दोस्तों, ये कोई साधारण हत्या नहीं, एक हैवानियत थी। दोस्तों, अब नजर आती है जांच पर
सबसे बड़ा सवाल था कि आरोपी कौन। सारे सबूत सीधे इशारा कर रहे थे ज्ञानेंद्र की सिंह की तरफ। वो ज्ञानेंद्र जो ईशा को लेकर गया था और वापस अकेला लौटा था। वही ज्ञानेंद्र जिसके साथ ईशा की लगातार झड़पें चल रही थी। जब जाल धीरे धीरे उनके चारों ओर कसने लगा तो दोस्तों ज्ञानेंद्र सिंह के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार उसने सितंबर 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों मानो आपने ही किए का एहसास हो गया हो या फिर कानूनी प्रक्रिया का डर वो सामने ही आ गया। दोस्तों ये केस कोर्ट में चला। सबूत इतने मजबूत थे कि इनकार का कोई रास्ता नहीं बचा था। सितंबर 2024 में यानी घटना के लगभग 9 साल बाद कानपुर नगर की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ज्ञानेंद्र सिंह को ईशा की हत्या का दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों ये इंसाफ की एक जीत थी, एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो खुद कानून का रखवाला बनकर बैठा था। इस फैसले ने एक मिसाल कायम की है, चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार इंसाफ की जीत होती ही है। दोस्तों ये थी ईशा सिंह की दर्दनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार के नाम पर होने वाले धोखे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये कानूनी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों कि जिस समाज में एक पुलिसकर्मी खुद ही ऐसा जघन्य अपराध कर बैठे तो आम आदमी की सुरक्षा कितनी डामाडोल है। दोस्तों अब हम इस केस की कुछ ऐसी डिटेल्स पर आते हैं जो इस मामले को और भी हैरान करने वाला बनाती है। दोस्तों जब ज्ञानेंद्र सिंह फरार हुआ तो वो पूरी पुलिस मुस्तैद हो गई। एक अपने ही साथी को पकड़ने के लिए दोस्तों ये केस पुलिस विभाग के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हत्या के बाद ज्ञानेंद्र ने कितने दिनों तक भागने में बिताए? वो अलग-अलग शहरों में छिपता रहा। दोस्तों शायद उसे अपने किए का अफ़सोस भी हो रहा था या फिर वो सज़ा से डर रहा था। दोस्तों जब उसने आत्मसमर्पण किया तब तक ये केस पूरे देश में सुर्खियाँ बटोर चुका था। दोस्तों कोर्ट के फैसले में सिर्फ उम्र कैद ही नहीं था बल्कि 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों ये जुर्माना भी एक संदेह है कि अपराध का कोई फ़ायदा नहीं, ना तो शारीरिक आज़ादी मिलेगी और ना ही आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। दोस्तों इस पूरे केस ने पुलिस विभाग में कई सवाल खड़े किए। एक पुलिस अधिकारी कैसे इतने क्रूर हो सकता है? दोस्तों इस घटना के बाद पुलिस विभाग में भी आत्ममंथन शुरू हुआ कि अपने ही अधिकारियों पर कैसे नज़र रखी जाए। दोस्तों ईशा के परिवार को इंसाफ तो मिल गया लेकिन क्या कोई इंसाफ एक बेटी की जान वापस ला सकता है? दोस्तों ये सवाल आज भी समाज के सामने मुंह बाए खड़ा है। इस केस ने हमें यही सिखाया है कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार सच की जीत होती है। दोस्तों इस कहानी से हमें एक संदेश तो ज़रूर मिलता है और वो ये कि अगर आप किसी मुसीबत में है, किसी रिश्ते में धोखा महसूस कर रहे हैं तो चुप मत रहिए। ईशा ने भी शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सजग रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों ये कहानी अगर आपको कुछ सिखा गई हो, आपके मन को कुछ छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग सच्चाई से रूबरू हो सके। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जहाँ रहिए सुरक्षित और खुश रहिए।